12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान मतलब बिल्कुल साफ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एक चमकचमाता हुआ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल, एक रूटीन फ्लाइट। बिल्कुल, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पलों में वो परफेक्ट दिन वो भारत के एविएशन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया। आज हम एयर इंडिया की उड़ान 171 के उसी भयानक हादसे की तह तक जाएंगे। हमारे पास शुरुआती जांच रिपोर्टें हैं, कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी हैं और मीडिया कवरेज भी है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इतना आधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाला विमान आसमान से कैसे गिर गया। और ये हादसा विमानों के डिजाइन, पायलटों की ट्रेनिंग और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर क्या बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, क्योंकि इस कहानी में परतें बहुत सारी हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी तथ्य क्या थे, मतलब हम किस विमान और किस फ्लाइट की बात कर रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की, अहमदाबाद से लंदन गेटविक। हाँ, विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB। और ये कोई पुराना विमान नहीं था। कितने साल पुराना था ये? लगभग 11 साल। एविएशन की दुनिया में से काफी नया माना जाता है। अच्छा। और हादसा हुआ टेक ऑफ के फौरन बाद। विमान एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारतों पर गिर गया। और मुझे यहीं पे एक बात रोककर समझनी है, जब भी हम ड्रीम लाइनर सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही एडवांस्ड हाईटेक जहाज की तस्वीर आती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रीम लाइनर को एविएशन में क्रांति की तरह देखा जाता है। इसकी ज्यादातर बॉडी कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बनी है, जो इसे हल्का बनाती है। हाँ, हल्का और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट। इसका कॉकपिट लगभग पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे ग्लास कॉकपिट कहते हैं। मतलब सब कुछ स्क्रीन्स पर। सब कुछ स्क्रीन्स पर। ये फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मतलब पायलट के कंट्रोल्स सीधे मैकेनिकल केबल से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से विमान को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। एक तरह से ये आसमान का आईफोन है। और जब इस कैलिबर का एक विमान इस तरह क्रैश होता है, तो सवाल सिर्फ एक एयरलाइन पर नहीं, बल्कि उस पूरी टेक्नोलॉजी पर उठता है जिस पर दुनिया भरोसा करती है। और इसी वजह से ये हादसा और भी डरावना लगता है। और इसका जो इंसानी पहलू है, जो आंकड़े हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। यानी कुल 242 लोग। जी, और इनमें से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी। 241 लोगों की मौत हो गई। और ये त्रासदी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रही। जैसा आपने बताया कि विमान में एक हॉस्टल पर गिरा था, हाँ, तो जमीन पर भी लोगों की जान गई। जी, और यही इस हादसे को और भयानक बना देता है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक जमीन पर कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। 19? हाँ, तो ये एक दोहरी त्रासदी थी। एक तो वो लोग जिन्होंने अपनी यात्रा के लिए टिकट खरीदा था, और दूसरे वो जो अपने हॉस्टल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। और अचानक आसमान से मौत उन पर आ गिरी। बिल्कुल। ये आंकड़े वाकई झकझोर देने वाले हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है, वो ये है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ये किसी बड़े धमाके या इंजन फेलियर की वजह से नहीं हुआ। नहीं, वजह कुछ बहुत ही छोटी और हैरान करने वाली निकली है ना? हाँ, और यहीं से ये मामला एक सीधे साधे हादसे से बढ़कर एक बहुत बड़ी पहेली बन जाता है। जब भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को, हाँ, तो एक ऐसी चीज सामने आई जिस पर पहली नजर में किसी को यकीन नहीं हुआ। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रही थी तो सच में मेरी नजर एक ही लाइन पर अटक गई। आमतौर पर हम प्लेन क्रैश में सुनते हैं कि विंग टूट गया या मौसम खराब था। सही बात है। लेकिन यहाँ वजह 2 छोटे से स्विच थे। ये कैसे हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के ठीक बाद कॉकपिट में मौजूद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच, अच्छा, वो लगभग एक ही समय पर रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। 1 मिनट, रन से कट ऑफ का मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि दोनों इंजनों को मिलने वाला तेल बंद हो गया। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। तो ये वैसा ही है जैसे आप 120 की रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और कोई अचानक से आपकी चाबी निकालकर इंजन बंद कर दे। तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है। दोनों इंजनों ने पावर खो दी और इतना भारी विमान जो अभी अभी जमीन से उठा था, उसके पास न तो ऊंचाई थी न स्पीड। बिल्कुल, वो ग्लाइड भी नहीं कर सकता था
वो बस एक पत्थर की तरह नीचे आ गिरा। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, क्या इन स्विच के ऊपर कोई कवर या सेफ्टी लॉक नहीं होता? मतलब कोई पायलट इन्हें गलती से कैसे बंद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो डिजाइन के लिहाज से एक बहुत बड़ी चूक लगती है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और यही सवाल इस वक्त पूरी एविएशन इंडस्ट्री पूछ रही है। ये सिर्फ एक स्विच की कहानी नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये विमानन डिजाइन के एक बुनियादी उसूल पर सवाल उठाता है, जिसे कहते हैं फेल सेफ। फेल सेफ? हाँ, मतलब ऐसा डिजाइन जो एक छोटी सी गलती को भी तबाही में बदलने से रोके। आधुनिक कॉकपिट्स को इसी तरह बनाया जाता है। हर जरूरी स्विच या तो कवर्ड होता है या उसे एक्टिवेट करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यहाँ वो फेल सेफ सिस्टम काम नहीं आया, और यही बात बोइंग से लेकर दुनिया भर के रेगुलेटर्स तक सबको डरा रही है। तो जाहिर है अब सारा ध्यान इसी सवाल पर है कि ये स्विच हिले कैसे। बिल्कुल। जांच किन थ्योरीज पर काम कर रहे हैं? मुख्य रूप से 2 संभावनाओं पर काम हो रहा है। पहली, जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता, वो है पायलट एरर। क्या हो सकता है कि किसी पायलट ने गलती से या किसी वजह से जानबूझकर इन स्विच को बंद कर दिया हो। और दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना एक गंभीर तकनीकी खराबी की है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ हो, कोई शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से ये स्विच अपने आप कट ऑफ पोजीशन में चले गए। तो जांचकर्ता इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं। हाँ, भारत की AIAB तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जी, और ब्रिटेन की एजेंसियां भी मदद कर रही हैं, क्योंकि विमान अमेरिकी है, इंजन ब्रिटिश हैं, पार्ट्स दुनिया भर में बनते हैं। लेकिन आमतौर पर जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहली उंगली पायलट पर ही उठती है। ये कड़वा सच है कि 70-80% हादसों की वजह कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर को ही माना जाता है। हाँ, और इसी वजह से भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। अच्छा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा, दुर्घटना के लिए अभी कोई भी पायलट को दोष नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी बयान नहीं है, ये जांच के लिए एक दिशा निर्देश है। अदालत एक तरह से कह रही है कि जब तक हर पहलू की जांच ना हो जाए, तब तक सबसे आसान शिकार यानी पायलटों पर दोष मढ़ना सही नहीं है। ये एक जरूरी बात है, क्योंकि हो सकता है कि जिसे हम पायलट एरर कह रहे हैं वो असल में डिजाइन एरर हो। बिल्कुल, शायद कॉकपिट का डिजाइन ही ऐसा था जिससे गलती होने की गुंजाइश बन गई। बिल्कुल। कई बार पायलट की गलती असल में एक बड़े सिस्टमैटिक फेलियर का आखिरी नतीजा होती है। जांच का काम यही पता लगाना है कि गलती की शुरुआत कहाँ से हुई, इंसान से, मशीन से, या उस सिस्टम से जो इन दोनों को जोड़ता है। और अब तो ये लड़ाई सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये कोर्ट रूम तक भी पहुंच गई है। जी, पीड़ितों के परिवारों ने अमेरिका के डेलावेयर की एक अदालत में बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हनीवेल ये वो कंपनी है जो कंपोनेंट्स बनाती है। हाँ, जो इस तरह के कई एवियोनिक्स कंपोनेंट्स बनाती है। उनका सीधा आरोप है कि फ्यूल स्विच का डिजाइन ही खराब था और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस मुकदमे के क्या मायने हैं? क्या इसका असर सिर्फ इस एक केस पर पड़ेगा? नहीं, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। एविएशन में जब भी किसी बड़े मैन्युफैक्चरर पर इस तरह का केस होता है तो वो सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं होती। तो फिर अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि डिजाइन में वाकई कोई खोट था, तो बोइंग को दुनिया भर में अपने हजारों 787 विमानों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। हजारों विमानों में? हाँ, ये अरबों डॉलर का मामला बन सकता है और कंपनी की साख पर भी बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। ये दिखाता है कि कैसे एक हादसा सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर की ग्लोबल जिम्मेदारी, मेंटेनेंस के तरीकों और रेगुलेटर्स की निगरानी, इन सब पर सवालिया निशान लगा देता है। और भारत में रेगुलेटर यानी DGCA उस पर क्या कर रहा है? जो सब कुछ खंगाल रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑडिट सिर्फ एक दिखावा है जो हर हादसे के बाद होता है, या इससे वाकई कोई ठोस बदलाव आने की उम्मीद है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर रेगुलेटरी एक्शन हादसे के बाद ही लिए जाते हैं। चुनौती ये है कि क्या DGCA सिर्फ कमियों को उजागर करेगा या ऐसे सिस्टम बनाएगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल, यही असली लड़ाई है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। सबसे बड़ा तो यही कि वो स्विच आखिर अपनी जगह से हिले कैसे, जानबूझकर, अनजाने में या तकनीकी खराबी से। हाँ, और दूसरा बड़ा सवाल डिजाइन को लेकर है। क्या कॉकपिट में उस स्विच की जगह ऐसी थी कि कोई चीज उससे टकरा सकती थी, या क्या उसके आसपास के किसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना थी? ये बहुत बारीक सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और यकीनन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR, हाँ,
एफडीआर का पूरा विश्लेषण अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। शायद उन आखिरी पलों की बातचीत या डेटा से इस रहस्य पर से पर्दा उठ सके। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की अंतिम रिपोर्ट लगभग 1 साल में यानी जून 2026 तक आ सकती है। 1 साल? हाँ, तब तक ये सवाल हवा में ही रहेंगे। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे सामने एक टॉप ऑफ द लाइन आधुनिक विमान है जो एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है, और उसकी वजह एक बहुत ही अजीब और छोटी सी घटना है, 2 स्विच का हिल जाना। बिल्कुल। जांच चल रही है जिसमें दुनिया की टॉप एजेंसियां शामिल हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ये मामला सिर्फ एक विमान हादसे की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये हमें टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई एक जटिल और दुखद मामला है, और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये पूरी घटना हमें कॉकपिट में मौजूद इंसानों और लगातार जटिल होती ऑटोमेटेड मशीनों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने पायलटों को ऐसी मशीनें दी हैं जो हजारों काम खुद कर सकती हैं, लेकिन जब कोई चीज उन मशीनों के डिजाइन से बाहर होती है तो जिम्मेदारी वापस इंसान पर आ जाती है। तो सवाल ये उठता है, जब कुछ गलत होता है तो हम ये कैसे तय करें कि गलती उस इंसान की है जिसे मशीन चलाने के लिए बनाया गया है, या खुद उस मशीन के डिजाइन की जिसने इंसान को गलती करने का मौका दिया? पायलट की गलती बनाम तकनीकी खराबी की बहस। हाँ, ये बहस शायद उतनी सीधी है ही नहीं जितनी लगती है।